स्टूडेंट्स, मैं अमित सौरान आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। टुडे वी आर गोइंग टू हैव ए लेक्चर ऑन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12th NCERT कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। द नेम ऑफ चैप्टर इज द कोल्ड वॉर एरा। इस चैप्टर में हम जानेंगे कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर के दौरान जो दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे, वेस्टर्न अलायंसेस और ईस्टर्न अलायंसेस, वो क्या थे और कैसे वो दुनिया के दो पोल बन गए थे। इसके आगे हम देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी और किस तरह से उसे कोल्ड वॉर का पीक कहा जाता है। आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, स्पेशली नैम। जो दो पोल बन गए थे उनको किस प्रकार से चैलेंज किया गया, स्पेशली नैम के द्वारा, नॉन अलाइंड मूवमेंट के द्वारा। नैम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, नैम क्या था, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, कौन कौन इसके मेंबर्स थे, कब यह बना था और कैसे इसने दोनों सुपर पावर्स की डोमिनेंस को चैलेंज किया था। साथ ही हम समझेंगे NIEO को, यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को, जो कि एक नैम का ऑब्जेक्टिव था। और लास्ट में हम देखेंगे इस पूरे कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का क्या पोस्चर था, क्या स्ट्रेटेजी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो चलिए देख लेते हैं ये कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध होता क्या है। एक नॉर्मल वॉर क्या होता है? एक नॉर्मल वॉर में दो या दो से ज्यादा कंट्रीज एक दूसरे की टेरिटरीज में जाकर अपने आर्मी और वेपनरी का इस्तेमाल करके उनके रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसे हम एक नॉर्मल वॉर कहेंगे। पर कोल्ड वॉर वॉर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कोल्ड वॉर में आर्मीज का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक टेंशन भरा माहौल रहता है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन जाएं तो कोल्ड वॉर वाज ए पीरियड ऑफ एक्सट्रीम जियोपॉलिटिकल टेंशन बिटवीन USA, USSR एंड देयर रेस्पेक्टिव अलाइज्ड व्हिच एमर्ज्ड पोस्ट वर्ल्ड वॉर II एंड लास्टेड टिल 1991 डिसोल्यूशन ऑफ USSR यानी सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध एक ऐसे दौर को कहते हैं जब USA, USSR और उसके अलाइज के बीच में एक टेंशन भरा माहौल था। और ये कब से कब तक चला? वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने से लेकर सोवियत यूनियन के विघटन तक, यानी 1991 तक। लगभग 55-56 साल का ये दौर था। नाउ एज वी ऑल नो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट बिटवीन अलाइड फोर्सेज एंड एक्सिस फोर्सेज ड्यूरिंग 1939 to 1945। 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था अलाइड फोर्सेस और एक्सिस पावर्स के बीच में। अलाइड फोर्सेस के मेंबर्स थे USA, USSR, ब्रिटेन एंड फ्रांस। USA सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। और एक्सिस पावर के मेंबर्स थे जर्मनी, इटली एंड जापान। इस युद्ध में अलाइड फोर्सेस ने एक्सिस पावर्स को हरा दिया था। याद रखिएगा, अलाइड फोर्सेस का जो ग्रुप था उसने एक्सिस पावर्स के ग्रुप को हरा दिया था। 1945 में इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, परंतु इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत के साथ ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। दिस एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कैसे? वर्ल्ड वॉर II का एंड कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे बना? तो बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि USA एंड USSR वर्ल्ड वॉर II के दौरान अलाइड फोर्सेस का पार्ट थे, यानी दोनों के दोनों एक ही खेमे में थे, एक ही ब्लॉक में थे। तो ऐसा क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद USA और USSR, जो कि वर्ल्ड वॉर II में पार्टनर्स थे, एक दूसरे के इतने बड़े राइवल्स बन गए कि वर्ल्ड हैड टू फेस नियरली 55 ईयर्स ऑफ कोल्ड वॉर। हुआ यूं कि वर्ल्ड वॉर II में 1945 यानी कि वर्ल्ड वॉर II जब खत्म होने वाला था, उसमें USSR की फोर्सेज जापान की फोर्सेज को हराने वाली थी। अगर हम मैप में ध्यान से देखेंगे तो रसिया और जापान बिल्कुल पास पास है। तो रशियन फोर्सेज जापानी फोर्सेज को हराने वाली थी, परंतु अगस्त 1945 में अमेरिका ने कुछ किया। अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को एटॉमिक बम्स गिराए। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम रखा गया लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ये एटॉमिक बम गिरते ही जापान ने तुरंत सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर वहीं खत्म हो गया। तो अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि USSR का ये कहना है कि जापानी फोर्सेस वर्ल्ड वॉर II में USSR यानी सोवियत यूनियन के सामने सरेंडर करने वाली थी एंड USA न्यू दैट। USA को यह पता था कि जापानी फोर्सेस सरेंडर करने वाली हैं सोवियत यूनियन के सामने, परंतु फिर भी USA ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम्बार्डमेंट कर दिया। ऐसा किस लिए किया गया? USSR के हिसाब से ऐसा अमेरिका ने इसलिए किया ताकि वर्ल्ड वॉर II खत्म होने के बाद एशिया में USSR यानी सोवियत यूनियन का दबदबा ना बने
and USA wanted to give a message to USSR that USA is the supreme power in the world, कि USA एक वर्ल्ड का सुप्रीम पावर है। USA ने पूरा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने का क्रेडिट अपने नाम ले लिया। वहीं USA क्या कहता है? USA के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि USA ने ऐसा इसलिए किया सो दैट इट कैन एंड द वर्ल्ड वॉर 2 वेरी क्विकली, और इस तरह से वो अलाइड फोर्सेस के मैन पावर्स एंड रिसोर्सेज को बचा सकता है। दोनों के स्टेटमेंट्स एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाए और दोनों में परमानेंट मनमुटाव हो गया और वर्ल्ड के 2 सुपर पावर्स एक दूसरे के राइवल बन गए। अब ये कोल्ड वॉर सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी का नतीजा नहीं था, इसका बेस था दोनों कंट्रीज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो दिस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस वाज ओवर द बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह कॉन्फ्लिक्ट किस बात पर था कि पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एक सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो अपने तरीके में एक बेस्ट वे हो। सो वर्ल्ड आइडियोलॉजीज को लेकर 2 ब्लॉक्स में बट गया। यूएसए लेड वेस्टर्न अलायंस एंड सोवियत यूनियन लेड ईस्टर्न अलायंस। 2 अलायंस बने, एक वेस्टर्न अलायंस, एक ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस का हेड कौन था? यूएसए, और ईस्टर्न अलायंस का हेड कौन था? सोवियत यूनियन। वेस्टर्न अलायंस वाले कहते हैं कि वो तरीका, वो बेस्ट वे एक लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म होना चाहिए, जबकि ईस्टर्न अलायंस वाले आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि वो बेस्ट तरीका जिसके हिसाब से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए वो होना चाहिए सोशलिज्म या फिर कम्युनिज्म। तो हम 11th में ये पढ़ चुके हैं कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है। कैपिटलिज्म प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली कंट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ करती हैं। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट फील्ड्स, एवरीथिंग प्राइवेट। वहीं एक कम्युनिस्ट कंट्री में सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के कंट्रोल में होते हैं, यानी कंट्री और गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जहां से भी प्रोडक्शन बने, यानी फील्ड्स, किसानों के खेत, वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होते, वहां पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। सारे इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, सारे स्कूल्स गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, सारी फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर आती है और गवर्नमेंट ही सिटीजन्स की सारी नीड्स को पूरा करती है। सो द नेक्स्ट सब हेडिंग इज द एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स। अब क्या हुआ कि अब दोनों के दोनों सुपर पावर्स ने अपना अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे कंट्रीज इनके साथ मिलने लगे और बदले में ये सुपर पावर्स उनको प्रोटेक्शन देते थे, उनको वेपन्स देते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज देते थे। तो ज्यादातर कंट्रीज जो यूरोप के वेस्ट साइड में पड़ते थे वो डिस्टेंस के हिसाब से यूएसए के ज्यादा करीब थे और वो यूएसए के साथ मिल गए और इस ब्लॉक को कहा जाने लगा वेस्टर्न अलायंस। यूरोप के ईस्ट में पड़ने वाले ज्यादातर कंट्रीज यूएसएसआर के साथ मिल गए, यानी सोवियत यूनियन के साथ मिल गए और इस अलायंस का नाम पड़ा ईस्टर्न अलायंस। तो इस हिसाब से वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस यूरोप के हिसाब से नाम पड़े हैं। यूरोप के वेस्ट में पड़ने वाले कंट्रीज वेस्टर्न अलायंस बने, यूरोप के ईस्ट में पड़ने वाले कंट्रीज ईस्टर्न अलायंस बने। आप मैप में देख सकते हैं जो येलो कंट्रीज दिखाए गए हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, वेस्ट जर्मनी, ये सारे के सारे वेस्टर्न अलायंस का पार्ट थे। और जो ऑरेंज या रेड कलर में दिखाए गए हैं, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सारे के सारे यूएसएसआर के करीब पड़ते थे और यूरोप के ईस्ट साइड में पड़ते थे, इसलिए ये अलायंस ईस्ट अलायंस कहा जाने लगा। अब कुछ साल बाद क्या हुआ कि जो ये वेस्टर्न अलायंस था जिसको यूएसए लीड कर रहा था, इस वेस्टर्न अलायंस ने अपने आप को एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट कर लिया। अप्रैल 1949 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, नेटो, NATO, नेटो। नेटो के फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वेस्टर्न अलायंस के कंट्रीज हमने देखे कि यूरोप के वेस्ट साइड में पड़ते हैं और यूरोप के वेस्ट साइड में एक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो ये जो नाम पड़ा है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के ऊपर ही नाम पड़ा है क्योंकि ये सारे के सारे कंट्रीज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को टच करते हैं। इनिशियली इस नेटो में 12 मेंबर्स थे। इन 12 मेंबर्स का ये मोटो था
कि इन 12 मेंबर्स में से किसी भी एक मेंबर पर किसी ने अटैक कर दिया तो वो इन 12 के ऊपर अटैक माना जाएगा। जैसे कि आजकल बच्चे करते हैं, तूने हमारे भाई को मारा, इसका मतलब तूने हम सबको मारा है, हम सब साथ में मिलकर बदला लेंगे। नेटो के हिसाब से अगर 12 में से किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ये 12 के 12 कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा और 12 के 12 कंट्रीज साथ मिलकर उस अटैक का जवाब देंगे। ये नेटो के सारे मेंबर्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे और कैपिटलिज्म को फॉलो करते थे। धीरे धीरे अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना अपना दायरा और बढ़ाया जाए, क्यों ना मैं साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में भी अपना डोमिनेंस बढ़ाऊं। तो अमेरिका ने क्या किया, 2 ऑर्गेनाइजेशन और बनाए। 1954 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया सीटो, SEATO, सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे मनीला पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, मनीला पैक्ट। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन 1955 फरवरी में और बना, उसका नाम था सेंटो या मीटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो नेटो का एरिया कौन सा था, नॉर्थ अटलांटिक एरिया वाला। सीटो का एरिया कौन सा था, साउथ ईस्ट एशिया वाला। और मीटो का और सेंटो का एरिया कौन सा था, मिडल ईस्ट यानी कि वेस्टर्न एशिया वाला एरिया। तो यूएसए ने धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। अभी जो ईस्टर्न अलायंस थी उसमें इनसिक्योरिटी आ गई। ईस्टर्न अलायंस में इसी इनसिक्योरिटी आई और उन्होंने सोचा कि अमेरिका का जो वेस्टर्न अलायंस है वो अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहा है, तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो सारे के सारे कंट्रीज ईस्टर्न अलायंस के वर्सा में मिले 1955 में, और वर्सा में उन्होंने एक पैक्ट साइन किया। उस पैक्ट को बोलते हैं वार्सा पैक्ट। ये वार्सा पैक्ट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस तरीके से दोनों ब्लॉक्स में राइवलरी बढ़ती जा रही थी, कंपटीशन बढ़ते जा रहे थे। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे, अपना दायरा बढ़ा रहे थे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इसी कंपटीशन ने आर्म्स रेस को जन्म दिया। आर्म्स रेस क्या होती है ये, इसमें कोई हथियारों की दौड़ नहीं होती। इसमें क्या होता है कि हर कंट्री नए नए हथियार बनाता है, अपने आप को वॉर के लिए प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। सामने वाली कंट्रीज से ज्यादा मजबूत हथियार हमारे पास होने चाहिए, इसको बोलते हैं आर्म्स रेस। एक कंट्री आर्म्स बना रहा है, दूसरी कंट्री उससे मजबूत आर्म्स बना रहा है। ये कंट्री इनसिक्योर फील कर रहा है, ये इससे भी मजबूत वेपन्स बना रहा है, इसको बोलते हैं आर्म्स रेस। आप जानते हैं जो लिटिल बॉय और फैटमैन हिरोशिमा और नागासाकी पे यूज हुए थे, उनका वजन कितना था? लिटिल बॉय का वजन था 15 किलो टन और फैटमैन का वजन था 20 किलो टन। परंतु अब जो एटॉमिक बम बन रहे थे उनका वेट कितना था? उनका वेट था 10 से 15 हजार किलो टन। यानी कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराए गए थे उन बम्स से 1000 टाइम्स स्ट्रोंगर बम्स थे। और हिरोशिमा नागासाकी ने कितनी तबाही मचाई ये हम जानते हैं। लगभग इन दोनों सिटीज की 90% पॉपुलेशन, करीब 1 लाख पॉपुलेशन इन्होंने तबाह कर दी थी। इससे भी 1000 टाइम स्ट्रोंगर बम्स बनने लगे और ऐसे ऐसे बम यूएसए और यूएसएसआर के पास हजारों की तादाद में होते, यानी एक धरती नहीं, पता नहीं सारे के सारे प्लैनेट्स को नष्ट कर सकते थे। पर फिर भी इस आर्म्स रेस के बावजूद एक फुल फ्लेज थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। इतनी हाइपर टेंशन बनी हुई है वर्ल्ड के अंदर, चारों तरफ कंपटीशन चल रहा है कि एक दूसरे से मजबूत हथियार बना रहे हैं, फिर भी थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे एक रीजन था डेटरेंस। डेटरेंस क्या है? बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड कॉज सो मच डिस्ट्रैक्शन दैट नेदर कैन अफोर्ड ए वॉर। इसमें क्या होता है कि दोनों की दोनों साइड्स में कैपेसिटी होती है रिटेलिएट करने की, अटैक को रिटेलिएट करने की, यानी अटैक का जवाब देने की। एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर रही है तो दूसरी कंट्री कमजोर नहीं है, दूसरी कंट्री के पास भी कैपेसिटी है कि उस अटैक का जवाब दे सके। और वो कैपेसिटी क्या थी? न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना। तो वो रिटेलिएट करने की कैपेसिटी है दोनों साइड्स में, और जिसके कारण इतना सारा डिस्ट्रैक्शन होगा कि कोई भी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती वॉर शुरू करना। यानी कि दुश्मन इतना मजबूत है कि अगर दुश्मन के ऊपर अटैक किया गया तो दुश्मन के पास ऐसे वेपन्स हैं कि वो आपको पूरी तरह से तबाह कर सकता है। ऐसा ही दुश्मन भी सोचता है, तो इसको बोलते हैं डेटरेंस। दोनों साइड्स के पास कैपेसिटी है, दोनों साइड्स रिटेलिएट कर सकती हैं अटैक को,
और ऐसा रिटेलिएट कर सकती हैं, इतना डिस्ट्रक्शन कर सकती है कि दूसरे वाली कंट्री ये वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकती। परंतु ये कोल्ड वॉर का पीरियड भी पूरी तरह से कोल्ड नहीं था, इसमें भी कन्फ्रंट्रेशंस होते थे, परंतु ये कन्फ्रंट्रेशंस उन दोनों कंट्रीज की टेरिटरी में नहीं होते थे, यानी यूएसएसआर की टेरिटरी और यूएसए की टेरिटरी में नहीं होते थे, बल्कि किसी तीसरे देश में ये कन्फ्रंट्रेशन होते थे और दोनों के बीच में टकराव होता था। परंतु इस टकराव को उस हद तक नहीं जाने दिया गया और वहीं पे उसी कंट्री में सीमित कर दिया गया था। वो एग्जाम्पल्स हैं 1950 से 53 के बीच कोरियन वॉर, 1958 से 62 के बीच बर्लिन और अर्ली 1960s में कोंगो वॉर। ऐसे ही दोनों कंट्रीज अफगानिस्तान और वियतनाम में भी भिड़े। ऐसा ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस, ये क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ और ये क्यूबा है कहां पर। तो चलिए देखते हैं 1962 की क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी। सबसे पहले हम वर्ल्ड के मैप पर नजर मार लेते हैं। यह है यूएसए, यह है साउथ अमेरिका, यह है यूरोप, यह अफ्रीका, ये यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन और ये हमारा प्यारा भारत महान। और ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है क्यूबा, जिसके ऊपर ये मुद्दा टिका हुआ है। हुआ यूं कि यूएसएसआर फॉलो करता है आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म, अमेरिका यानी यूएसए फॉलो करता है आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवादी व्यवस्था, ये साम्यवादी व्यवस्था। अब 1961 में क्यूबा में एक गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट थी फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट। फिडेल कैस्ट्रो इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिडेल कैस्ट्रो की गवर्नमेंट थी एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, साम्यवादी व्यवस्था, जो कि यूएसएसआर की व्यवस्था है, ठीक है। अब हुआ ये कि यूएसए एक सुपर पावर है, कैपिटलिज्म फॉलो कर रहा है, पास में ही छोटा सा कंट्री एक लोकेटेड है आइलैंड कंट्री क्यूबा, जो कम्युनिज्म फॉलो कर रहा है। नेचुरली इन दोनों के बीच में टेंशन होनी थी। तो यूएसएसआर को ऐसा लगा कि हो सकता है कि यूएसए क्यूबा की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे, यहाँ पे तख्ता पलट कर दे, फिडेल कैस्ट्रो की जान को भी खतरा हो सकता था। तो यूएसएसआर ने क्यूबा को मदद देनी शुरू कर दी, पॉलिटिकल एड, मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड, हर तरह की एड यूएसएसआर ने क्यूबा को देनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ कोल्ड वॉर का माहौल था, इसलिए यूएसएसआर ने क्यूबा में कुछ मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स फिट कर दी, जो कि यूएसए की तरफ डायरेक्टेड की गई। अब यूएसए को खतरा हो गया। यूएसए ने पहले वैसे यूएसएसआर के लिए भी यहाँ पे अलाइड कंट्रीज में मिसाइल्स तैनात कर रखी थी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि यूएसएसआर ने बिल्कुल यूएसए के बैकयार्ड में एक छोटा सा कंट्री है, उसमें मिसाइल्स तैनात कर दिए यूएसए के लिए। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यूएसए को ये हुई कि पहले अगर मिसाइल यहाँ से आनी थी तो यूएसए के पास बहुत सारा रिएक्शन टाइम था, उस मिसाइल को लोकेट कर सकते थे, ट्रैक कर सकते थे और उसको रास्ते में गिरा सकते थे। परंतु अगर क्यूबा से मिसाइल आएगी तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, यानी रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलेगा, यानी यूएसए के ऊपर ज्यादा खतरा है। इसलिए यूएसए ने इसको एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट लिया, ठीक है। परंतु जॉर्ज एफ कैनेडी नहीं चाहते थे कि ये जो टेंशन है ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मूव करे। इसलिए जॉर्ज एफ कैनेडी ने अपने वॉरशिप्स को ये ऑर्डर दिया कि अगर यूएसएसआर की तरफ से कोई भी शिप अगर इस तरफ आती है तो इस शिप को रास्ते में लोकेट किया जाए, इंटरसेप्ट किया जाए और इसको अटैक किया जाए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था 1962 का, इसको कोल्ड वॉर का पीक पॉइंट कहा जा सकता है। पीक पॉइंट मतलब कोल्ड वॉर कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जॉर्ज एफ कैनेडी और निकिता क्रुश्चेव की सूझबूझ के कारण निकिता क्रुश्चेव ने अपनी शिप्स को वापस मोड़ लिया। इसके बदले यूएसए ने अपनी मिसाइल्स यहाँ से हटवा ली और क्यूबा से भी यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स हटा ली। इस तरीके से जो पूरे वर्ल्ड के लिए एक संकट पैदा हो गया था 1962 में, वो संकट खत्म हो गया। तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नैम के बारे में, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में, ये क्या था, कब बना, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, कौन कौन इसके मेंबर्स थे। साथ ही हम जानेंगे NIEO के बारे में, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि एक नैम का भी ऑब्जेक्टिव था। लास्ट में हम देखेंगे कि इंडिया का क्या पोस्चर और स्ट्रेटेजी रही इस पूरे के पूरे कोल्ड वॉर के दौरान। सो तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल राजबीर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ इस चैप्टर का पार्ट 2। तब तक इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए और नोट्स बनाइए। टेक केयर।